नमस्कार, लीड इंडिया की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं चेक बाउंस केस के पूरे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। ये एक ऐसा मैटर होता है जिसमें हर कोई कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से ट्रैप हो जाता है और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आप जेन्युइनली आपको अपने पैसे की रिकवरी करानी है, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल गलती होने के चांसेस होते हैं। तो आप इसको पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए ताकि आप इस तरह की कोई गलती ना कर बैठें। इसमें मैं आपको कुछ एफएक्यूज भी लूंगा, जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं वो मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन पहले हम समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस क्या है। आपको बहुत ही आसानी से, आसान भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमारे देश में एक कानून है जिस कानून के बारे में आप जब भी किसी एडवोकेट से मिलते होंगे तो कहते हैं एनआई एक्ट या फिर 138, सेक्शन 138 का मैटर चल रहा है। ये होता क्या है? एनआई एक्ट का मतलब होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और 138 का मतलब होता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत मामला चल रहा है। चेक बाउंस के जितने भी मैटर होते हैं इसी सेक्शन के तहत डील किए जाते हैं। दो तीन सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब मैं आगे दूंगा कि कहां से केस फाइल कर सकते हैं, क्या केस के दौरान कोई इंटरिम अमाउंट भी मिलता है, क्या एज ए सिक्योरिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें टाइमलाइन और टैट क्या होता है वो भी सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन कई बार लोग ड्रॉअर, ड्रॉवी और पेई के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी जानना बहुत जरूरी है ताकि हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है, ड्रॉअर कौन होता है? ड्रॉअर वो होता है जिसने चेक इशू किया है। पेई कौन होता है? जिसको पे किया जाना है, यानी जिसको पैसे लेने हैं। और ड्रॉवी कौन होता है? वो बैंक जो पैसे देगा, वो बैंक जो पैसे देगा। तो आपको क्लियर हो गया ड्रॉअर कौन है, ड्रॉवी कौन है और पेई कौन है। मेरे ख्याल से अब आप कंफ्यूजन में नहीं होंगे। इसी के बेसिस पे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको मालूम होता है कि यार चेक मुझे मिला है और मुझे ये जो चेक मिला है अब मैं इसको बैंक में डिपॉजिट करूं, अपने पैसे ले लूं। लेकिन उसके पहले ही डिस्प्यूट का आभास होता है, तो आपको भी ये आइडिया होता है ऑलमोस्ट कि हो सकता है ये बाउंस कर जाए। देखिए, अगर आपको ये आभास है कि चेक ये बाउंस हो सकता है ना, तो आप पूरी प्लानिंग के साथ में करो, क्योंकि चेक बाउंस होने के बाद से जैसे ही पहला स्टेप है, चेक डिसऑनर हो गया या बाउंस हो गया, कुछ भी कह दें, बाउंस होने के बाद से आपको बैंक जो है ना एक रिटर्न मेमो देगी। और ये जो रिटर्न मेमो आपको बैंक देगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी रिटर्न मेमो के बेसिस पे आपके पास ये अधिकार है कि रिटर्न मेमो जब भी आपको मिला है उसके 30 दिन के अंदर आप एक लीगल नोटिस आप भेजें ड्रॉवर को, यानी जिसने चेक आपको इशू किया है, और उसको लीगल नोटिस भेज करके ये बताएं कि ये अमाउंट आपको देना था और ये बाउंस हो चुका है। अब आप 15 दिन के अंदर आप अमाउंट पे कर दो। अगर मान लीजिए पर्सन जेन्युइन है, उसको लग रहा है यार ऐसे कैसे हो गया, सिग्नेचर मिसमैच की वजह से हो गया या अकाउंट में पैसे सफिशिएंट नहीं थे, कोई रीजन हो, अगर वो जेन्युइन पर्सन होगा तो 15 दिन के अंदर आपको पैसा दे देगा और मैटर वहीं पे सेटल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर उसका इंटेंट ये होगा कि आपको पैसे नहीं देने हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ में वो फ्रॉड करेगा। अब क्या होगा कि जब आपने लीगल नोटिस उसको भेजा है, लीगल नोटिस उसके रिसीव होने के बाद से मान के चलिए कि 15 दिन का समय तो हमें देना ही पड़ता है कि पेमेंट करने के लिए। 1 या 2 दिन मान के चलते हैं कि उसको नोटिस मिलने में समय लगा होगा, तो ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि 16वें दिन जो है ना कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो हमने नोटिस भेजा और ड्रॉअर को नोटिस भेजा है, नोटिस के बाद से 15 दिन के अंदर उसने पेमेंट नहीं किया तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। और कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया उसके बाद से 30 दिन के अंदर आपको कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करना है। तो पहले स्टेप में क्या हो गया जी, ये फर्स्ट स्टेप देखिए, चेक डिसऑनर हो चुका है। दूसरे स्टेप में 30 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस भेजना था, आपने ये लीगल नोटिस भेज दिया। अब आपके पास में 15 दिन तक वेट करना है, कुछ नहीं करना है कि भाई पेमेंट आ जाए। अब अगर ये पेमेंट अनपेड हो जाता है तो कॉज ऑफ एक्शन जो है 16वें दिन आपका अराइज हो चुका है।
16वें दिन को जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, उसके बाद आपके पास ये राइट बनता है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप चेक बाउंस का केस कर सकते हैं सेक्शन 138 के तहत एनआई एक्ट में। अब देखिए, अब इसमें एक सीन होता है। 16वें दिन कॉज ऑफ एक्शन जब अराइज हो जाता है नोटिस भेजने के बाद से 30 दिन के अंदर ही आपको ये केस करना होता है। कई लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, कई लोग नोटिस ऐसे ही भेज देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। नोटिस सोच समझ के भेजना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरे फैक्ट्स होते हैं। तो कई लोग बिना प्रिपरेशन के जब नोटिस भेजते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि 16वें दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, अगर उस वक्त आप कोई एडवोकेट करने के लिए जाओगे तो हो सकता है कि वो ये बोले कि भाई नोटिस तो किसी और ने भेजा है, उसमें फैक्ट्स गलत दिए हुए हैं, और आपके केस में वो एक प्रॉब्लम बन जाए। इसलिए जरूरी होता है कि आप हमेशा तय करें कि उसी एडवोकेट से नोटिस भिजवाएं जिनको केस भी फाइट करना हो, ताकि ये सुविधाजनक हो, आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट चीज ये हो गई कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, अब आपको केस करना है। अब दो सिनेरियो इसमें आएगा। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि डिले हो जाए, 30 दिन के अंदर हम केस ना फाइल कर पाए, तो ऑप्शन है, लेकिन आपके पास में वैलिड रीजन होना चाहिए कि डिले क्यों हुआ। एनआई एक्ट का ही सेक्शन 142 बी कहता है कि अगर डिले है तो आप कॉज ऑफ एक्शन के बाद से डिले हो गया तो आप कंडोनेशन ऑफ डिले का एक एप्लीकेशन लगाओ। अगर कोर्ट कंडोन्ड करेगी, यानी आपकी ये डिले को माफ करेगी, तो उसके बाद से आपका केस कोर्ट में चला जाएगा और वहां पर आगे की प्रक्रिया होगी। और दूसरा एक सवाल ये होता है कि केस कहां फाइल किया जाए। तो केस दो जगह फाइल कर सकते हो। पहला, जिस बैंक में आपने चेक जमा कराया था पैसे लेने के लिए, उस बैंक के एरिया के जुरिसडिक्शन में आप कर सकते हो। और दूसरा, आपका जो होम ब्रांच है, उस होम ब्रांच के एरिया में भी आप कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा इस पर जजमेंट है जुरिसडिक्शन को लेकर के। तो उसके बाद उसके डिटेल में हम कभी और जाएंगे, पहले इस मैटर को समझते हैं। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कोर्ट के अंदर क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, अब हम यहां से शुरुआत करते हैं कि कोर्ट प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब ये मैटर कोर्ट में जाता है ना, तो कोर्ट में मैटर जाने के बाद से सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपको जो कंप्लेनेंट होते हैं, जो पेई थे, उनका वेरिफिकेशन करती है कोर्ट। और कोर्ट डॉक्यूमेंट से एलिजिबल पर्सन है कि नहीं है, वो जब वेरीफाई हो जाता है तो आपका केस रजिस्टर्ड हो जाता है कोर्ट में। अब कोर्ट उस पर पूरी कार्रवाई चलाएगी। अब देखिए, कोर्ट जो है ना, उसके पास में दो सेक्शन है। एक सेक्शन है बीएनएसएस की बात कर रहा हूं मैं, 213, और दूसरा सेक्शन है 227। इसी को जो 213 है वो सीआरपीसी में 190 है, और जो 227 है बीएनएसएस में, वो सीआरपीसी में 204 है। कॉग्निजेंस जो लेना होता है मजिस्ट्रेट को, वो 213 में लेना होता है। कॉग्निजेंस का मतलब कि हाँ जी, एक वैलिड रीजन है, वैलिड केस है, और इस पे मजिस्ट्रेट कोर्ट को एक कॉग्निजेंस लेना होता है और केस को प्रोसीड करना होता है। तो कॉग्निजेंस किस में लिया जाएगा? 213 में लिया जाएगा। अब उसके कॉग्निजेंस के बाद से हमें जो ड्रॉर है, जो अक्यूज है इसमें, उसको बुलाना भी है कोर्ट में, और बुला करके उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है। तो अक्यूज को जब इशू किया जाता है, चाहे सम्मन इशू किया करना हो, तो वो 227 में किया जा सकता है। एक चीज और ध्यान रखिए कि केवल सम्मन नहीं, चूंकि ये क्रिमिनल मैटर है तो इसमें केवल सम्मन नहीं, इसमें हो सकता है कि वारंट भी इशू हो जाए। अगर आप नहीं आओगे ना, तो आपको पुलिस पकड़ के भी लेकर आ सकती है। उसके बाद आपको कोर्ट में आकर के अपीयर होना पड़ता है। अपीयरेंस के बाद से आपको बेल बॉन्ड फाइल करना पड़ता है, और बेल बॉन्ड के बाद से आप उस केस में आपके आगे के प्रोसेस शुरू होते हैं। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट समझ लीजिए यहीं पे। देखिए, दो चीजें हो सकती है कि अक्यूज कोर्ट में अपीयर हुआ, उसने बोला कि मैं पेमेंट देने को तैयार हूं, मैटर को मेडिएशन में भेज दिया जाए। मैटर को अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट चाहेगी तो मेडिएशन में भी भेज सकती है। वहां पे आप दोनों के बीच में जो भी समझौता होगा उसको कोर्ट एग्जीक्यूट कर देगी। तो ये भी पॉसिबल है, मेडिएशन में भी जा सकता है, सेटलमेंट भी हो सकता है। अपीयरेंस के बाद आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि कंप्लेनेंट को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट करने होते हैं। यानी कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स आपने जमा कराया और अपने डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट किया, मतलब आपने प्रमाणित किया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है
वो जेन्युइन है, सही है, मैं इसको एग्जिबिट करता हूं। जब आप एग्जिबिट कर लोगे उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है, सेक्शन 143A का ऑप्शन होता है जो एनआई एक्ट में ही है, और आप ये बोल सकते हो कोर्ट को एक एप्लीकेशन लगा करके कि जो अमाउंट है जितना मुझे लेना था, मान लीजिए मुझे 10 लाख रुपए लेने थे, तो उस 10 लाख रुपए का 20% एज ए इंटरिम कंपनसेशन मुझे दिया जाए जब तक ये केस चल रहा है। और कोर्ट के पास में ये पूरा अधिकार है कि ये 20% इंटरिम कंपनसेशन कोर्ट आपको अलाउ करे, कि अक्यूज को बोले कि आप पेई को यानी कि कंप्लेनेंट को आप ये पैसे एज ए सिक्योरिटी आप दो, देना ही पड़ेगा आपको, ऐसा कोर्ट अलाउ कर सकती है। हालांकि डिस्क्रिशनरी है, बट कोर्ट अलाउ कर सकती है। अब आता है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में क्या हो गया जी, अब इसके बाद से जो क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने अपने डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट कर दिया, अपने विटनेसेस लगा दिए, अपने एविडेंस फाइल कर दिए, उसके बाद से जो अक्यूज के एडवोकेट होंगे वो कंप्लेनेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद से जो डिफेंस के एडवोकेट होते हैं, जो अक्यूज साइड के एडवोकेट होते हैं, वो भी अपना स्टेटमेंट फाइल करते हैं, और उसके बाद से फाइनल आर्गुमेंट होता है। फाइनल आर्गुमेंट होने के बाद से इस मैटर में या तो 2 साल की आपको सजा हो सकती है, 2 साल का पनिशमेंट आपको मिल सकता है, या फिर जो चेक अमाउंट था उससे डबल का पेमेंट आपको करना पड़ सकता है, या फिर दोनों करना पड़ सकता है, या एक्विटल भी हो सकता है, आप बरी भी हो सकते हैं। ऑल डिपेंडिंग ऑन कि सिचुएशन क्या है और आपका अपने मैटर को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। अब इसमें मैं कुछ इंटरेस्टिंग एफएक्यूज भी लूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत पूछे भी जाते हैं एफएक्यूज के बारे में। देखिए, सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि कानूनी नोटिस कब भेजें, लीगल नोटिस कब भेजा जाए। लीगल नोटिस आपको तब भेजना चाहिए जब आपका चेक डिसऑनर हो चुका है, और डिसऑनर होने के बाद से आप 30 डेज के अंदर लीगल नोटिस को आपको ड्रॉर के एड्रेस पे भेजना चाहिए। ये आपके पास में। दूसरी बात, जब लीगल नोटिस भेजे तो तैयारी के साथ में भेजें कि पेमेंट नहीं मिला तो आगे कोर्ट में केस भी करना पड़ेगा। दूसरा, नोटिस के बाद क्या करें, नोटिस के बाद 15 दिन तक इंतजार करें, और 15 दिन के इंतजार के बाद से अगर आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो केस की तैयारी करें। यह भी ना करें कि 15 दिन तक केवल इंतजार ही करते रहें, उस बीच में आप केस की तैयारी भी करते रहें कि अगर आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो आप सीधे सीधे केस फाइल कर दोगे। इसके बाद आता है सजा क्या है। सजा के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 इयर्स का पनिशमेंट हो सकता है, या फिर जो चेक अमाउंट है उसका डबल आपको एज ए फाइन पे करना पड़ सकता है, और प्लस ये दोनों ही चीजें हो सकती है। कोई भी इसमें से जज साहब आपको पनिशमेंट दे सकते हैं, या तो कन्विक्शन होगा यानी कि आपको जेल हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। इसके बाद आता है कि क्या समझौता मुमकिन है, तो समझौता मुमकिन है, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आता है केस कहां दर्ज करें, तो केस जैसा कि मैंने बताया कि केस आप दर्ज कर सकते हैं जहां आपने चेक को सबमिट किया था एनकैशमेंट के लिए, वहां पे आप कर सकते हैं, या फिर जो आपका होम ब्रांच है यानी ये कंप्लेनेंट के हाथ में होता है, जुरिडिक्शन उसके बैंक के एड्रेस के हिसाब से बनता है। इसके अलावा क्या ये फौजदारी मामला है, क्रिमिनल मैटर है, तो ये बिल्कुल क्रिमिनल मैटर है। और क्या गलत जानकारी पर भी केस हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गलत जानकारी का मतलब ये होता है कि अगर आपने गलत सिग्नेचर कर दिया है, या आपने अकाउंट क्लोज कर दिया और उसके बाद से अपने चेक इशू कर दिया, कुछ भी ऐसी गलत जानकारी जो कि कोर्ट में साबित हो जाए, उसके बाद भी आपको सजा हो सकती है। तो उम्मीद है कि चेक बाउंस से जुड़े इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आप जरूर कमेंट में लिखिए या मुझे पर्सनली ईमेल कीजिए subhash@leadindia.law पर। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।